खबर उन्नाव से है। वहां पर अज्ञात वाहन ने बाइक सवार मजदूरों को रौंद डाला है। इस हादसे में 2 मजदूरों की मौत की खबर आ रही है। एक घायल बताया जा रहा है। घायलों को ट्रॉमा सेंटर में भर्ती करा दिया गया है। लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे की सर्विस लेन पर यह हादसा हुआ है। यह दुखद खबर अफसोसनाक उन्नाव से रौंद डाला गया मजदूरों को लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे की सर्विस लेन में। जो घायल हैं उनको ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया है। एक और बड़ी खबर हरदोई से है। यहां पर ट्रैक्टर ट्रॉली और बाइक के बीच जोरदार टक्कर में 2 लोगों की मौत की खबर है, जबकि हादसे में एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। कहा यह जा रहा है कि बेटी के जन्मदिन पर पिता बाइक से केक लेने बाजार गए थे और तभी तेज रफ्तार ट्रैक्टर ट्रॉली ने बाइक में जोरदार टक्कर मार दी। इस हादसे में बाइक सवार 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हुआ है। वहीं घटना की जानकारी जैसे ही घर वालों को मिली, परिजनों में कोहराम मच गया। घटना पाली थाना इलाके के मुंदरा मऊ के पास की। बाद में मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लिया है। अगली खबर प्रतापगढ़ से है। वहां पर बेखौफ बदमाशों ने प्रॉपर्टी डीलर की गोली मारकर हत्या कर दी। कहा यह जा रहा है कि उमाकांत शर्मा उर्फ ललन अपने साथी बहादुर सिंह के साथ बाइक से घर लौट रहे थे और तभी रूपापुर के पास पहले घाट लगाए कार सवार अपराधियों ने हमला कर दिया। अपराधियों की गोली से घायल उमाकांत को मेडिकल कॉलेज ले जाया गया और वहां पर उन्हें मृत घोषित कर दिया। गोली मार के हत्या की गई है। कौन लोग थे? उसमें कमल का पूरा हाथ है। मारने वाले कौन लोग थे? मारने वाले का पता नहीं है। लाल कलर की गाड़ी थी। किस तरह की दुश्मनी थी इनकी? बहुत पुरानी दुश्मनी चल रही थी। कोई व्यवसाय भी करते थे? जी, क्या? जमीन का। तो जमीन से रिलेटेड दुश्मनी है? मोड़ पे गाड़ी खड़ी थी मैरून कलर की, कौन सी गाड़ी थी नहीं पता है। और एक ठेला वाला जा रहा है, उसको ऊपर उसके बगल से निकाले गाड़ी, बगल में कुछ उबड़ खाबड़ रास्ता है। तो वो जो हुआ वार, वो लोग पहले डंडे से हमको मारे, डंडा से मारे और ढकेल दिए। तो हम उसी रहे और तार के बीच में गिर गए, दोनों लोग फंस गए। फंसने के बाद जो है हमको गाली देने लगे, मारे 2-3 डंडा और उसके बाद हम किसी तरह निकले। तब तक ये लोग फायर कर रहे थे। थाना कोतवाली क्षेत्र में गांव रूपापुर है, वहां पर के रहने वाले एक व्यक्ति को फायरिंग वहां पर हुई है और जिसमें उसको गोली लग गई और उसकी मृत्यु हो गई है। शव को यहां जिला अस्पताल लाया गया, डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया था। परिजनों से जानकारी की जा रही है अभी, लेकिन अभी उन्होंने कुछ ऐसा खास नहीं बताया है और हमारी तरफ से टीम लगी हुई है जो जाँच पड़ताल कर रही है और अभी जो तहरीर देंगे उसके आधार पर FIR दर्ज करके अग्रिम कार्रवाई की जाए। इधर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज चंपावत के दौरे पर हैं। यहाँ पर टनकपुर में नवयुग ग्राम में मुख्यमंत्री ने नेचुरोपैथी का अनुभव लिया। मुख्यमंत्री ने मिट्टी स्नान किया। नवग्राम योग पहुंचने पर CM का आयोजकों और स्थानीय कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत भी किया। तस्वीरें उस वक्त की। ये नेचुरोपैथी की एक विधा है और इसके जरिए भी लोगों को रोग मुक्त किया जाता है। इसका अनुभव किया आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने। चंपावत दौरे पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। अगली खबर जोशीमठ से है। यहां पर सिखों के सबसे पवित्र और तीर्थ स्थल हेमकुंड साहिब में बर्फबारी का दौर जारी है और इस वजह से हेमकुंड साहिब का नजारा अद्भुत हो चुका है। हेमकुंड साहिब के कपाट बंद होने के बाद पहली बार ये तस्वीरें सामने आई हैं। इसमें धाम में बर्फबारी का बहुत सुंदर दृश्य दिखाई दे रहा है। बर्फबारी की वजह से पारा शून्य से नीचे जा चुका है और 4 फीट से ज्यादा बर्फ यहां पर जमा हो चुकी है, लेकिन धूप खिली हुई और इसमें यह दृश्य अद्भुत। हेमकुंड साहिब का पवित्र तीर्थ स्थल सिख धर्म की मान्यताओं में जोशीमठ के पास 4 फीट तक बर्फ जमा है। विधानसभा के अध्यक्ष स्पीकर सतीश महाना की बुलाई बैठक का विरोध किया गया है। सतीश महाना की बैठक के विरोध में भाजपा के 3 सांसदों की चिट्ठी। विकास कार्यों की समीक्षा को लेकर बुलाई बैठक का विरोध किया गया है। सत्यदेव पचौरी, देवेंद्र सिंह भोले और अशोक रावत की चिट्ठियां आई हैं। सतीश महाना आज कानपुर के विकास कार्यों की समीक्षा बैठक करेंगे। बिठूर से विधायक अभिजीत सिंह सांगा और सतीश महाना के समर्थन में उतरे हैं। सतीश महाना की समीक्षा बैठक का अभिजीत सिंह सांगा ने समर्थन किया है, लेकिन विरोध भी हुआ है। 3 सांसदों ने चिट्ठी भेजी है। यह बड़ी खबर, सतीश महाना की बैठक के विरोध में चिट्ठी आई है, लेकिन विधायक अभिजीत सिंह सांगा ने उनका समर्थन भी किया है। सत्यदेव पचौरी, देवेंद्र सिंह भोले और इसके अलावा आपको बताएं कि अशोक रावत, इन्होंने चिट्ठियां भेजी हैं।
सत्यदेव पचौरी, देवेंद्र सिंह भोले और अशोक रावत की चिट्ठियां आई हैं। आज विधानसभा अध्यक्ष कानपुर के विकास कार्यों की समीक्षा बैठक करेंगे और इस पे उनका विरोध किया गया है। हम और विस्तार समझेंगे कि इस चिट्ठी में और क्या लिखा गया है इन सांसदों के द्वारा। सत्यदेव पचौरी बहुत ही वरिष्ठ सांसद, चिट्ठी लिखी है उन्होंने, जो कानपुर के विकास कार्यों की समीक्षा बैठक हो रही है इसके विरोध करने की बात आ रही है। लेकिन क्या चिट्ठी में लिखा गया है, उसके पीछे कारण क्या है, उसमें तथ्य क्या दिए गए हैं, इसके बारे में बात करनी आवश्यक है। सतीश महाना कानपुर के विकास कार्यों की आज समीक्षा बैठक करेंगे। उन्हें समर्थन प्राप्त हुआ है बिठूर से विधायक अभिजीत सिंह सांगा का, वो उनके समर्थन में उतरे। अभिजीत सिंह सांगा ने, जो कि बिठूर से बीजेपी के ही विधायक हैं, उन्होंने सतीश महाना का समर्थन किया है। ये बड़ी अपडेट। विकास कार्यों की समीक्षा के लिए बैठक बुलाई। कानपुर के विकास कार्यों की समीक्षा के लिए विधानसभा के अध्यक्ष स्पीकर सतीश महाना ने, जो कि उसी क्षेत्र से विधायक हैं। अब हम जानते हैं कि इस चिट्ठी में क्या लिखा गया है सत्यदेव पचौरी के द्वारा, जो कि वहीं से सांसद हैं, और उनसे बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं हमारे संवाददाता अविनाश तिवारी, उनके साथ है सांसद महोदय। अविनाश, सबसे पहले दर्शकों को बताइए कि सांसद जी ने चिट्ठी में लिखा क्या है और उसके बाद आप उनसे बात की शुरुआत कर सकते हैं। देखिए राजेंद्र, अगर बात करें तो सत्यदेव पचौरी, इसके अलावा बात करें देवेंद्र सिंह भोले और अभिषेक रावत, ये 3 सांसद हैं जिन्होंने विरोध किया इस बैठक का। साफ तौर पे कहा कि संवैधानिक बैठक नहीं है और मुख्यमंत्री को लेकर के इस बात को खत लिखा है। कमिश्नर को भी कहा कि संवैधानिक बैठक नहीं है, इसलिए इस बैठक को आहूत न किया जाए। लेकिन बैठक चूंकि 11 बजे से होनी है, तमाम सारे जो जनप्रतिनिधि हैं और उसके अलावा खुद विधानसभा अध्यक्ष पहुंच रहे हैं। सत्यदेव पचौरी हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद है, कानपुर सांसद है। बाबू जी, आपने ऐसा खत क्यों लिखा, कहाँ पे आपको विरोध समझ में आ रहा है? मुझे 2 प्रकार का विरोध है। एक तो माननीय विधानसभा अध्यक्ष के सलाहकार कमिश्नर को निर्देशित कर रहे हैं उस पत्र में कि आप ऐसी माननीय विधानसभा अध्यक्ष की अध्यक्षता में विकास कार्यों की समीक्षा की बैठक बुलाइए। ये पत्र है उनका, तो उनको अधिकार नहीं है कि कमिश्नर को निर्देशित करें। एक तो आपत्ति है। दूसरे, विधानसभा अध्यक्ष का पद बड़ा सम्मानीय है, गरिमामयी पद है, उसकी मर्यादाएं हैं और मुझे लग रहा है इस बैठक में अध्यक्षता करके वो मर्यादाओं का उल्लंघन हो रहा है। विधानसभा अध्यक्ष सरकार का हिस्सा नहीं, और ये बैठक जब होती है तो सरकारी बैठक होती है, इसीलिए कि केवल इस बैठक बुलाने का अधिकार माननीय मुख्यमंत्री की है या जिले के प्रभारी मंत्री को है या उस विभाग के मंत्री को। पहले भी महाना जी बैठकें करते रहे हैं, वो मंत्री के नाते करते रहे, मैंने तब कभी विरोध नहीं किया क्योंकि वो उनका अधिकार था। आज उनका अधिकार नहीं है, इसलिए मैंने कमिश्नर को कहा है कि बैठक का औचित्य नहीं, इसलिए निरस्त करिए। मैंने इतनी बात कही। तो क्या आप लोगों को भी बैठक में बुलाया गया था जिसके बाद आप लोगों ने विरोध प्रकट किया? हमें न बुलाया जाता तो मैं विरोध ही नहीं करता, मुझे बुलाया गया इसीलिए मैंने विरोध किया। तो सीएम को खत जो आपने लिखा है तो उसमें क्या कुछ लिखा है और सीएम ने क्या कुछ आपको कहा है कि आपने सीएम ऑफिस में या सीएम से कोई बातचीत की है? देखिए, मैं कोई इसको सार्वजनिक विवाद का मुद्दा नहीं बनाना चाहता हूँ। मैंने चूँकि मुख्यमंत्री हमारे प्रदेश के मुखिया हैं, संगठन के मुखिया हैं, इसलिए उनको अवगत करा दिया है। क्या बातचीत भी हुई है आपकी व्यक्तिगत तौर पे सीएम कार्यालय में, या फिर अगर कमिश्नर से बात करें या फिर मुख्यमंत्री से बात करें? मैंने न कमिश्नर से बात की, न मुख्यमंत्री जी से बात की, न महाना जी से बात की। मैंने बात नहीं की, अपने दायित्व का निर्वहन किया। आज चूंकि बैठक बुलाई गई है तो आज बैठक हो रही है, 11 बजे तमाम सारे अधिकारी पहुंच रहे हैं। तो जब बैठक हो रही है, आप लोग विरोध कर रहे हैं, आप दिल्ली में मौजूद हैं, तो किस तरीके से इस पूरे प्रकरण को देखते हैं आप? देखिए, मेरी आज यहाँ पर अपनी जो समिति है फर्टिलाइजर्स केमिकल्स की, उस समिति की बैठक है 11:30 बजे से। मैं उस बैठक के लिए यहाँ आया था और मैं उसमें जा रहा हूँ। उस बैठक की सूचना भी मुझे देर में प्राप्त हुई। इसके अलावा भी मैं उस बैठक का औचित्य नहीं समझता, इसलिए मैंने उनको, कमिश्नर ने बैठक बुलाई, इसलिए कमिश्नर को अवगत करा दिया कि
संवैधानिक नहीं है। केवल इतना मेरा मतलब। क्योंकि आप भी बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, कानपुर से सांसद हैं, इसके अलावा अगर बात करें सतीश महाना भी वरिष्ठ नेता हैं, 7-8 बार से विधायक हैं। कहा यह जा रहा है कि द्वंद्व है एक तरीके से लोकसभा चुनाव को लेकर के, कि महाना भी जी चाहते हैं कि चुनाव लड़े और सांगा भी चाहते हैं कि चुनाव लड़े, और आप लोग चाहते हैं कि हम फिर से 24 में चुनाव लड़े। वही द्वंद्व है ये। हमारा कोई द्वंद्व नहीं। हमने पहले भी टिकट नहीं मांगा था, अब भी नहीं मांगेंगे। पार्टी जो निर्णय करती है हम उसके अनुसार चलती हैं। पार्टी जो तय करेगी हम उस पे चलेंगे। हमारा टिकट का कोई द्वंद्व नहीं। महाना जी से आपने बात की, चूंकि आप भी विधायक रहे कई दफे कानपुर से, महाना जी भी विधायक हैं कई दफे से कानपुर में, तो आपने व्यक्तिगत तौर पे उनसे क्यों नहीं बातचीत की? उनको क्यों नहीं बताया कि यह संवैधानिक है? आपने मुख्यमंत्री को सीधे क्यों सूचित किया? मैंने इसीलिए किया कि ये बैठक कमिश्नर के आदेश पे है। महाना जी ने पत्र नहीं लिखा था, महाना जी के सलाहकार ने पत्र लिखा था, और इसीलिए मैंने महाना जी से बात करना उचित नहीं समझा। मैंने जितने बैठक आहूत की है उसको कहा। ठीक है अविनाश, आ गई बात सत्यदेव पचौरी की, और उन्होंने ये भी बहुत साफ कर दिया कि उन्होंने इस चिट्ठी में क्या लिखा है और चिट्ठी में किन बिंदुओं का उल्लेख करते हुए उन्होंने विरोध किया। 2 बातें उन्होंने बताई, 2 बातें बहुत साफ हमारे दर्शकों ने सुनी, हम सब ने सुनी। 2 बातों के आधार पर विरोध कर रहे हैं सत्यदेव पचौरी, और वो कह रहे हैं कि ये संवैधानिक नहीं है, ये उनका अधिकार नहीं है इस तरह की बैठक बुलाना। बहुत धन्यवाद अविनाश आपका और सांसद जी का। चाचा शिवपाल का आशीर्वाद मिलने के बाद अखिलेश मिशन मैनपुरी पर लग गए हैं। अखिलेश यादव आज अपने विधानसभा क्षेत्र करहल में बूथ प्रभारियों के साथ बैठक करेंगे। इसमें पूर्व सांसद तेज प्रताप यादव, पूर्व विधायक सोबरन सिंह यादव, पूर्व मंत्री सुभाष चंद्र यादव, पूर्व एमएलसी अरविंद प्रताप सिंह यादव, एमएलसी मुकुल यादव सहित तमाम समाजवादी पार्टी और प्रसपा के पदाधिकारी और नेता शामिल होंगे। वहीं भाजपा के प्रत्याशी रघुराज सिंह शाक्य आज शिवपाल यादव के गढ़ जसवंत नगर में जनसंपर्क करेंगे। तो आज मैनपुरी उपचुनाव में इन नेताओं की सक्रियता रहेगी। समर्थन प्राप्त करने के लिए जनता का, संगठन के ढांचे को ऑयल और जेल करने का आज का दिन। सपा और भाजपा दोनों के ही प्रत्याशी अपने अपने समर्थन में सक्रिय रहेंगे। आप देखिए, एक अपील की है डिंपल यादव ने कि नेताजी ने सदैव सबका सम्मान रखा था, आशा है आप सब उनका सम्मान रखेंगे। तो मैनपुरी में वोटों का गणित क्या है ये भी हम आपको दिखा रहे हो। महामुकाबला वहां पर होता दिख रहा है इस उपचुनाव में, और अखिलेश यादव खुद मैदान में उतर चुके हैं। शिवपाल यादव से कल की उनकी मुलाकात के बाद शिवपाल यादव भी सक्रिय हैं। करहल में बूथ प्रभारियों के साथ उन्होंने बैठक की है। डिंपल की जीत की रणनीति पर अखिलेश यादव खुद भी मंथन कर रहे हैं। और इस उपचुनाव को लेकर नेताओं के बीच जुबानी जंग अब तेज होती जा रही है। सपा प्रत्याशी डिंपल यादव के समर्थन में प्रचार करने पहुंचे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल ने डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य पर हमला बोला, और उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति पहले ही विधानसभा चुनाव हार चुका है उसे नैतिक रूप से भाषण देने और दूसरे पर बोलने का कोई अधिकार नहीं। उन्होंने कहा कि मैनपुरी समाजवादी पार्टी का गढ़ ही नहीं बल्कि घर भी है। नेताजी का कर्म क्षेत्र है और नेताजी ने यहाँ बहुत काम किया है। उन्होंने केशव प्रसाद मौर्य से उनके कामों का भी हिसाब मांग लिया। केशव मौर्य जी जो खुद अभी हार के आए हैं, जो उप मुख्यमंत्री रहते हुए विधानसभा हार गया हो, क्या आपको लगता है कि उसे भाषण देने की नैतिक रूप से ज़रूरत है? हक है उसका? दूसरी बात, मैनपुरी समाजवादी पार्टी का घर है, पूरा क्षेत्र नेताजी का गढ़ है, नेताजी का कर्म क्षेत्र है, नेताजी ने यहाँ काम किया है। नेताजी समाजवादी पार्टी से अलग थे क्या? नेताजी ही समाजवादी पार्टी थे, समाजवादी पार्टी ही नेताजी के विचार हैं। तो जब नेताजी लड़ते थे तो पूरी समाजवादी पार्टी वैसे ही लड़ती थी। उदयवीर सिंह समाजवादी पार्टी के नेता, उनका वक्तव्य आप देख रहे थे। मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव में इस बार बीजेपी की जीत तय है, ये दावा किया है डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने, और उनका कहना है कि बीजेपी ने मैनपुरी सीट मुलायम सिंह यादव के सम्मान में छोड़ रखी थी, और यही वजह है कि 2014 और 2019 के चुनाव में मैनपुरी में मोदी जी ने प्रचार नहीं किया। लेकिन अब समाजवादी पार्टी समाप्ति की ओर है। उन्होंने कहा कि इस बार मैनपुरी में भाजपा की जीत सुनिश्चित है।
मैनपुरी लोकसभा के उपचुनाव की परिस्थिति आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी के दुखद निधन के बाद आई है। वैसे वह सीट हर प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की मानी जाती है, लेकिन मुलायम सिंह यादव जी के प्रति भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं के मन में जो आदर और सम्मान और भाजपा के वरिष्ठ नेताओं के लिए जो आदरणीय मुलायम सिंह जी का आशीर्वाद रहता था, वह दोनों का सम्मान करते हुए 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में मुलायम सिंह जी के खिलाफ प्रचार करने के लिए ना हमारे प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी आए थे, ना उस समय के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अमित शाह जी आए थे और ना 2019 में आए थे। 22 नवंबर को दिल्ली आएंगे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में वो शिरकत करेंगे। प्रगति मैदान में चल रहा है ये व्यापार मेला। मंत्री चंदन राम दास भी इसमें शामिल होंगे, ये बड़ी खबर। 22 नवंबर को दिल्ली आएंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में वो शिरकत करेंगे, वहां पर चल रहा है इस वक्त। मंत्री चंदन राम दास भी उसमें शामिल होंगे। प्रगति मैदान में इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर चल रहा है और इसी में शिरकत करने के लिए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री 22 नवंबर को वहां पर पहुंचेंगे। उनके साथ मंत्री चंदन राम दास भी शामिल होंगे। ये ताजा अपडेट इस वक्त हमारे पास। प्रगति मैदान में व्यापार मेला इस वक्त आयोजित हो रहा है और उसी में शिरकत करने के लिए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री 22 नवंबर की तारीख को वहां पहुंचे। मंत्री चंदन राम दास भी उसमें शामिल होंगे। प्रसिद्ध ये व्यापार मेला वर्ष के इसी समय आयोजित होता है और उसका आयोजन इस वक्त हो रहा है प्रगति मैदान में दिल्ली में। उसमें शामिल होंगे, शिरकत करेंगे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री भी। उत्तर प्रदेश में धर्मांतरण कानून लागू होने के बाद अब तक कुल 291 मामले दर्ज किए गए। धर्मांतरण कानून को लेकर अब तक 507 से ज्यादा गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। 150 मामलों में पीड़ित ने कोर्ट के सामने जबरन धर्म बदलवाने की बात कबूली है। नाबालिगों के धर्मांतरण के मामले में अब तक 59 मामले दर्ज हुए और बरेली जिले में अब तक सबसे ज्यादा मामले दर्ज हुए। साल 2020 में प्रदेश में धर्मांतरण कानून लागू हुआ था और उसके बाद आप देखिए बरेली में अब तक सबसे ज्यादा मामले दर्ज, कुल 291 मामले दर्ज, सबसे ज्यादा बरेली में। और आपको बताएं एक और महत्वपूर्ण तथ्य कि 150 मामलों में पीड़ित ने कोर्ट के सामने जबरन धर्म बदलवाने की बात स्वीकार की। पीड़ित नाबालिगों के धर्मांतरण की अगर बात की जाए तो उसके 59 मामले अब तक दर्ज किए गए। धर्मांतरण कानून उत्तर प्रदेश में सख्ती से लागू। आप में से कईयों के मन में जिज्ञासा होगी कि वो जाने कि धर्मांतरण कानून उत्तर प्रदेश का क्या है। आइए आपको बताते हैं। यूपी में धर्मांतरण कानून के तहत 10 साल तक की जेल, कानून में जुर्माने की राशि है 15,000 से 50,000 रुपए तक जबरन धर्म परिवर्तन कराने पर और न्यूनतम 15,000 रुपए का जुर्माना है। इससे ज्यादा 50,000 रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। जुर्माने के साथ 1 से 5 साल तक की कैद का भी प्रावधान है इस कानून में। SC/ST समुदाय में धर्मांतरण पर 3 से 10 वर्ष तक की सजा का प्रावधान है और सामूहिक धर्मांतरण पर 3 से 10 साल तक की सजा का प्रावधान है। साथ साथ 50,000 रुपए तक का जुर्माना भी लगाया जा सकता है। यह है उत्तर प्रदेश का धर्मांतरण कानून और यह है उसके प्रावधान जो अभी हमने आपको यहाँ पर दिखाए और बताए और इसका सख्ती से अनुपालन किया जा रहा है उत्तर प्रदेश में। आगे बढ़ते हैं। लखनऊ के सरोजनी नगर से भाजपा विधायक राजेश्वर सिंह ने धर्मांतरण और लव जिहाद जैसे केसेस में कड़ी सजा के प्रावधान की मांग की है। उनका कहना है कि जरूरत पड़े तो इसके लिए एक्ट में संशोधन भी करना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि ऐसे अपराधों के लिए अलग से कोर्ट बनाकर स्पीडी ट्रायल के जरिए आरोपियों को सजा देनी चाहिए। साथ साथ उनका कहना है कि लव जिहाद जैसे मामलों में आरोपी को 60 दिनों के अंदर फांसी की सजा का प्रावधान होना चाहिए। ये राजेश्वर सिंह का कहना है, सरोजनी नगर से विधायक हैं। उसी को थोड़ा और स्ट्रिंजेंट करने की आवश्यकता है। ये प्रोहिबिशन ऑफ अनलॉफुल कन्वर्जन ऑफ रिलीजन एक्ट में कुछ धाराएं हैं, एल्योरमेंट की धाराएं हैं, उसको एक्सपैंड करने की आवश्यकता है। लिव इन रिलेशनशिप्स को ऐड करने की आवश्यकता है और इसमें मैंडेटरी ट्रायल 60 दिन के भीतर मैंडेटरी ट्रायल हो
60 दिन के भीतर ही पुलिस का इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो और सजा, इफ फाउंड गिल्टी, फांसी की सजा होनी चाहिए। राजेश्वर सिंह अधिकारी रहे हैं और वॉलंटरी रिटायरमेंट लेकर वो राजनीति में आए हैं। उनका वक्तव्य आपने देखा और सुना। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।